ओके गाइस, तो अब तक की हमने जो बात करी है, हमने ड्रग को एब्जॉर्ब करवा दिया है, यानी कि उसे जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम ले आए। उसके बाद में फिर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। उसके बाद में जहाँ पर एक्शन चाहिए था वहाँ पर भी जो है ड्रग्स जा चुकी थी। अब इस सब के बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना, हम जो है अब इसको डिस्कस करेंगे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी दवा का एक्शन हम जो है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, या कुछ टाइम के बाद हर मेडिसिन, हर ड्रग्स जो है वो क्या होता है कि अपना उसका एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो अपना इफेक्ट देती है, और उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो एक्शन है, जो उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो जनरली होता क्या है, अगर किसी भी दवा के एक्शन को अगर फिनिश किया जाए तो जनरली क्या होगा कि उसको दो प्रोसेस में जो है फिनिश किया जा सकता है। या तो उस दवा को तोड़ दिया जाए, यानी कि उस दवा को जो है वो अगर हम तोड़ देंगे तो उसका एक्शन आना खत्म हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि अगर हम उस दवा का एक्सक्रीशन करवा दिया जाए। तो तोड़ने वाली जो प्रोसेस है वो आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, और अगर उस दवा को एक्सक्रीट करवा दिया जाए वो आता है एक्सक्रीशन के अंदर। इन दोनों ही प्रोसेस से जो है वो दवा जो है, दवा का असर खत्म हो जाएगा, और इन दोनों को कंबाइनली कहेंगे एलिमिनेशन। क्या कहेंगे? एलिमिनेशन। यानी कि बॉडी का जो है, बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसका जो इफेक्ट है उसको हमने फिनिश कर दिया है, आइदर बाय मेटाबॉलिज्म और आइदर बाय एक्सक्रीशन। ओके, तो देन आफ्टर उसके बाद में हम मेटाबॉलिज्म का ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म को जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसको मतलब ड्रग को, तो ड्रग को हम बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओके, अब जो मेटाबॉलिज्म है ये जो है जनरली दो तरह से हम पढ़ते हुए आए हैं पहले से ही, कि एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। दो तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अच्छा, कैटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है वो मेटाबोलाइज होती है बाय दिस पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट। ओके, और इसके अंदर जो है, जो इसमें रिएक्शंस आती हैं उसको हम कहते हैं फेज 1 रिएक्शन, यानी कि फेज 1 रिएक्शन जो होती है वो कैटाबॉलिज्म की होती है। तो फेज 1 रिएक्शन जो होती है वो कैटाबॉलिज्म कंस्टिट्यूट करता है, जबकि एनाबॉलिज्म जो कंस्टिट्यूट करता है वो करता है फेज 2 रिएक्शन। ओके, और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है वो फेज 1 रिएक्शन की होती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कम्स अंडर फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन जो है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है उनका मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है, फेज 1 रिएक्शन होता है, मेटाबोलाइज बाय फेज 1 रिएक्शन। ओके, अब हमने पढ़ लिया कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ओके, अब जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है ये हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है। मेनली कैटाबॉलिज्म कंस्टिट्यूट करता है, कंस्टिट्यूट्स यानी कि इसके अंदर किस किस चीज के थ्रू जो है वो कैटाबोलाइज हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में साइक्लाइजेशन, देन आफ्टर डीएमिनेशन। ओके, तो फेज 1 की रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, साइक्लाइजेशन हो सकता है, डीएमिनेशन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जबकि अगर हम बात करें फेज 2 रिएक्शन की, तो इसमें जनरली क्या होता है कि इसके अंदर एडअप हो जाता है, इसके अंदर अटैचमेंट हो जाता है, और इसीलिए क्या होता है, ऐड होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। यानी कि फेज 2 रिएक्शन को कॉन्जुगेशन रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली कॉन्जुगेशन रिएक्शन जो है वो नाम देना सही है।
ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग के साथ में कुछ ना कुछ हम जो है वो एडअप कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो वो क्या क्या चीज हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम जो जो कॉन्जुगेट कर सकते हैं उसके अंदर ग्लूकुरोनाइड को हम ऐड कर सकते हैं या उसको हम जोड़ सकते हैं। देन आफ्टर ग्लूटाथियोन, देन आफ्टर ग्लाइसिन ग्रुप को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप इसके साथ में कॉन्जुगेट कर सकता है। ओके, और उसके अलावा मिथाइल एंड सल्फेट, मिथाइल ग्रुप को हम कॉन्जुगेट करवा दें या फिर सल्फेट को जो है हम इसमें कॉन्जुगेट करवा दें। ओके, अच्छा होता क्या है जनरली, अगर हम ये वाली बात बोलें कि मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी दवा का जो है वो एक्शन खत्म कर दिया जाए, तो ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, किस एक्सपेक्ट से ये बात कही जा रही है कि सही नहीं है? क्योंकि देखो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं उनका जो है वो इनिशियली क्या है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो उनका मेटाबोलाइट हुआ वो इनएक्टिव हुआ। ठीक है, यहां तक कि हमारे बात एक समझ में आ रही है कि ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी होती है कि वो एक्टिव फॉर्म के अंदर है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो उनका मेटाबोलाइट बनता है वो ऑल्सो एक्टिव फॉर्म के अंदर हो, यानी कि इनिशियली जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर थी, उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो उनका मेटाबोलाइट बना वो भी एक्टिव फॉर्म के अंदर। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो डायजेपिम सीएनएस रिप्रेजेंट है। अब ये क्या है, एक्टिव फॉर्म के अंदर, अब इसका मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म के बाद में जो चीज बनती है, जिसका मेटाबोलाइट बनता है उसे कहते हैं ऑक्साजिपिम। ये भी एक्टिव है और इसका मेटाबोलाइट होने के बाद में जो इसका ये मेटाबोलाइट मतलब मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो इसका मेटाबोलाइट बनता है ये भी एक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो अगर हम ये वाली बात बोलें कि मेटाबॉलिज्म के बाद में जो है ड्रग इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हो जाती है, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट के रेफरेंस से चीज गलत हो जाती है। क्योंकि देखो इनिशियली एक्टिव था, फिर उसके बाद में मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो उसका मेटाबोलाइट बना वो भी एक्टिव था। ओके, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई ड्रग है जो कि इनिशियली इनएक्टिव थी, उसका फिर आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, वो एक्टिव फॉर्म के अंदर हो गया। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद में जो है वो आ चुकी है एक्टिव फॉर्म के अंदर। और जो इस कैटेगरी की ड्रग्स होती है उसको हम कहते हैं प्रोड्रग। तो ये जो है प्रोड्रग की कैटेगरी में आती है। तो प्रोड्रग का अगर जनरली पूछा जाए कि प्रोड्रग किसे कहते हैं, तो मेनली वाइवा के अंदर ये पूछा जाता है। तो प्रोड्रग उस चीज को कहते हैं, उस ड्रग को कहते हैं जो कि इनिशियली फॉर्म के अंदर इनएक्टिव हो, लेकिन जब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए और मेटाबॉलिज्म के बाद में जो उसका मेटाबोलाइट बन रहा है वो जो है क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट लाइक जैसे हम पढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रो इंसुलिन, तो ये सब क्या चीज है, ये सब प्रोड्रग के अंदर आती हैं। और बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो एक प्रोथ्रोम्बिन, प्रो इंसुलिन, ओके, तो ये आती है मेनली जो है इस तरह की प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी होती हैं प्रोडक्ट, वो हम थोड़ा सा इधर पर। तो एग्जांपल में प्रोरेनिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोरेनिन, प्रो इंसुलिन, प्रोथ्रोम्बिन तो थी, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम प्रोड्रग्स के। तो एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्रग, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं प्रोड्रग्स के। इसको हमने जो है एक निमोनिक से हमने जो है इसको तैयार किया है, और निमोनिक जो है ऑल प्रीफर, इससे आसान हो जाएगा हम लोग को याद करना, डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो एक निमोनिक बनाया है, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसमें ACE इनहिबिटर्स, जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं वो जो है मतलब प्रोड्रग के एग्जांपल्स हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ACE इनहिबिटर्स आते हैं मेनली, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो जिन ड्रग्स के लास्ट में प्रिल आ रहा है, जिन ड्रग्स के लास्ट में प्रिल आ रहा है मेनली वो ACE इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, ACE इनहिबिटर्स। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन के अंदर दो एक्सेप्शन है इसके, एक है कैप्टोप्रिल, CBS में ये फिर से रिपीट होंगी, और दूसरा है लाइसिनोप्रिल। ये दो मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके लास्ट में प्रिल आ रहा है, लेकिन ये जो है वो प्रोड्रग नहीं है। ओके, उसके बाद में
सेकेंड में ऑल प्रीफर पी से फिर पीपीआई, जो पीपीआई होती है वो भी एक प्रोड्रग होती है। इनिशियली वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, उसके बाद में जो है फिर वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद। उसके बाद में डी से हो जाएगा डोपामिन, एल डोपा, जो कि पार्किंसन डिजीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन आफ्टर एम से होएगा मिनॉक्सिडिल एंड मिथाइल डोपा, मिनॉक्सिडिल एंड मिथाइल डोपा। देन आफ्टर डी से होएगा डीपी वर्फरिन, ओके। देन आफ्टर आईएन से जो है वो हो जाएगा आयरोनोटिकन। देन आफ्टर क्लिनिकल से हो जाएगा साइक्लोफॉस्फामिन, कार्बमाजोल एंड क्लोपिडोग्रेल। देन आफ्टर लास्ट वन सब्जेक्ट से हो जाएगा सल्फासेलेजाइन, ओके। तो ये हमने पढ़ा कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं प्रोड्रग्स के, ओके, जिसके अंदर डोपामिन हो गया था, मिनॉक्सिडिल हो गया था, मिथाइल डोपा हो गया था, ओके, जो कि हम ये हो गया था। उसके बाद में फिर डाइपरफ्रेन हो गया, ठीक है। इसके जो इस वाली जो डाइपरफ्रेन है इसमें मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद में जो है आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो मेटाबोलाइट बनता है उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन, क्लियर। आयरोनोटिकन हो गया, ये एंटी कैंसरस ड्रग है, ओके। उसके अलावा क्लोपिडोग्रेल जो है वो एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ओके। कार्ब्यूमाजोल जो है वो एंटीथायराइड है, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, प्रोड्रग के, ओके। सो अगेन हम एक स्टेटमेंट को फिर से दोहराएंगे कि मेटाबॉलिज्म का एम कतई दवाई के एक्शन को या दवाई को इनएक्टिवेट करना नहीं होता है, ओके। सो हम कह सकते हैं कि एम ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नॉट द इनएक्टिवेट ड्रग्स। तो फिर क्या एम है? तो जो एक्चुअल एम होता है मेटाबॉलिज्म का, उसका होता है कि वो ड्रग को जो है वो वाटर सॉल्युबल बनाना, ओके। तो मेटाबॉलिज्म का फिर एक्चुअल में होता क्या है, टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल, ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाने का जो एम होता है वो मेटाबॉलिज्म का होता है, ओके। हमने पीछे जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि फेज 1 और फेज 2 की रिएक्शन को हमने पढ़ा था कि ये फेज 1 और ये फेज 2 की रिएक्शन है। तो इसमें हम थोड़ी सी फेज 1 और फेज 2 की बात कर लेते हैं कि जो फंक्शन होता है फेज 1 रिएक्शन का, यानी कि जो फेज 1 की रिएक्शन है उसका फंक्शन होता है कि वो फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाए, ओके। तो जो फेज 1 रिएक्शन होती है उसका काम होता है कि फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाए, जबकि जो फेज 2 होता है उसका काम होता है ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना, ओके। तो फेज 1 में क्या हुआ कि टू अटैच द फंक्शनल ग्रुप, वाइल फेज 2 मीन, फेज 2 का मतलब होता है ड्रग को जो है वो वाटर सॉल्युबल कर देना। तो फेज 1 ने क्या करा, अटैच करा फंक्शनल ग्रुप को। जनरली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कोई ड्रग है और ये फेज 2 का कोई फेज 2 रिएक्शन, तो ड्रग को फेज 2 से जो जोड़ने का जो काम करता है वो जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप करता है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, उसको ड्रग को उससे जोड़ देता है। देन आफ्टर क्या होता है, वो ड्रग जो होती है वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है, ओके। तो यहां पर बात है, और इसका ऐसे भी एग्जांपल समझा जा सकता है। मान लो कोई पेपर है और उस पेपर पर हमने फेविकॉल लगाया, और फेविकॉल क्योंकि एक स्टिकी चीज होती है, तो ये जो पेपर है ये जो है फेज 2 है, और जो स्टिकी चीज है जो कि स्टिकी कर रहा है उसको चिपकने में हेल्प कर रहा है जो कि फेविकॉल है वो फेज 1 है, ओके। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं।
क्लियर। तो जो फंक्शन है फेज 1 का वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप को अटैच करना, टू अटैच द फंक्शनल ग्रुप। और फेज 2 का जो फंक्शन है वो क्या है, ड्रग को वाटर सॉल्युबल जो है वो कर देना। और फेज 2 के बाद में, फेज 2 रिएक्शन के बाद में, आफ्टर फेज 2 every drug will become water soluble। ओके अच्छा, जो फेज 1 और फेज 2 की जो रिएक्शंस होती है उसको जो कैटेलाइज करने का जो काम होता है वो एंजाइम्स का होता है। तो फेज 1 एंड फेज 2 reactions will catalyze by enzymes, यानी कि एंजाइम्स जो हैं उनको कैटेलाइज करते हैं और उन एंजाइम को कहा जाता है ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। मेनली दो तरह के होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन से तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रोसोमल और एक होते हैं नॉन माइक्रोसोमल। जो माइक्रोसोमल है उन्हें माइक्रोसोमल क्यों कहा जाता है, जो नॉन माइक्रोसोमल है उनको नॉन माइक्रोसोमल क्यों कहा जाता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये हम जो है अब डिस्कस करते हैं। ओके सो हमने पढ़ा कि जो एंजाइम होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में, वो मेनली क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो एक जो होता है उसकी एक कैटेगरी जो होती है वो होती है माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम। और जो इसकी सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम को माइक्रोसोम कहते हैं, बट इन रियलिटी इन एक्चुअल माइक्रोसोम होता क्या है। देखो जो सेल होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं उसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसके अंदर जो है गोल्जी बॉडीज हो गई, जिसके अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ओके सपोज ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे माइक्रोसोमल एंजाइम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा कहीं पर भी मौजूद होंगे, कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे, हम उसको कहेंगे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ओके तो माइक्रोसोमल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ओके अब इसके अंदर जो है, अब ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम है इस कैटेगरी के अंदर वो एंजाइम आएंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद थे, और इसमें जो है वो आएंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद नहीं है, उसके अलावा कहीं पर भी जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके अब हमें एक बात यहाँ पे ये याद रखनी पड़ेगी कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम है, यानी कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम है, सिर्फ उनको ही इंड्यूस करवाया जा सकता है और सिर्फ उनको ही जो है वो रिड्यूस करवाया जा सकता है। ओनली माइक्रोसोमल एंजाइम को ही इंड्यूस या रिड्यूस करवाया जा सकता है। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है उनके ऊपर ना तो इंड्यूस का कोई इफेक्ट होगा, यानी कि ना वो इंड्यूस होंगे ना ही वो रिड्यूस होंगे। ओके तो हम कह सकते हैं कि ओनली माइक्रोसोमल एंजाइम कैन इंड्यूस्ड और रिड्यूस्ड। और ये माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो फेज 1 एंड फेज 2 दोनों रिएक्शनों को कैटेलाइज कर सकते हैं। ओके तो फेज 1 एंड फेज 2 दोनों रिएक्शन को कैटेलाइज कर देंगे कौन, ये वाले माइक्रोसोमल एंजाइम। जबकि जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो ना तो इंड्यूस हो सकते हैं ना वो इनहिबिट हो सकते, दे कैन नॉट इंड्यूस और इनहिबिटेड, ना वो इंड्यूस हो सकते